तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर हैं। पोलैंड में उन्होंने जो है भारतीय समुदाय से बातचीत भी की है। पोलैंड और यूक्रेन की और ख़ास तौर पे यूक्रेन की यात्रा को लेकर के जो है देश की और दुनिया की मीडिया जो है वो तरह-तरह की बातें कर रही हैं। ज़्यादातर का ये मानना है कि कहीं न कहीं अमेरिका का दबाव है, जिसके चलते जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है जाना पड़ा यूक्रेन, चूँकि रूस में जाकर के जिस तरह से पुतिन के गले मिले हैं और जिस तरह से जो है वहाँ पर जो है 2 दिन की यात्रा रही और उससे जो है पश्चिम को काफ़ी नाराज़गी हुई है, पश्चिम को काफ़ी धक्का लगा है, उनको काफ़ी बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ा है, वहाँ के जो नेतृत्व है उनको, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं-नहीं दबाव नहीं है, लेकिन जाना चाहिए, जाने में दिक्कत क्या है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो सब बातें मैं सुनता रहा और उसके बाद फिर मुझे लगा कि जो है ठीक है, इस पर जो है वो बात कभी की जाएगी। लेकिन दो दो एक एक वीडियो मैंने देखा जो कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अ, अमेरिकी विदेश विभाग में कुछ पढ़ाई-लिखाई करने का या वहाँ पे कुछ सेमिनार वगैरह करने का दावा करते हैं और वो जो हैं वो भारत के बारे में अक्सर टिप्पणी किया करते हैं। तो उन्होंने जो है कुछ अलग ही उन्होंने जो है कहा कि एकदम डरा दिया है और ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है और जो है अमेरिका के दबाव में, नाराज़गी में जो है वो थर-थर काँप रही है मोदी सरकार। इस तरह की बातें उन्होंने जो है करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है भारत के जो लड़ाकू विमान है उनका जेट इंजन रोक दिया गया है और फलान-ढिकान कुछ भी आएँ-बाएँ बोले जा रहे हैं। दूसरा जो है मैंने किसी अखबार का जो है मुझे लगता है कोई ब्रिटिश अखबार था, उसमें जो हेडिंग थी वो ये थी कि मोदी ऑन रिडेम्पशन टूर, है ना? मैं भी देखूँगा कि उसमें कौन-सा वो अखबार था लेकिन मोदी ऑन रिडेम्पशन टूर, है ना? यानी यूक्रेन यात्रा को एक तरह का प्रायश्चित बताया जा रहा है कि आपने रूस जाकर के जो आपने जो दिल दुखाया है सबका, उसका प्रायश्चित है कि आप यूक्रेन जाएँ। तो जब ये दोनों जो है मेरे सामने आए और तो मुझे लगा कि इस पर जो है बात करनी चाहिए, तफ़सील से बात करनी चाहिए, पूरे विस्तृत रूप से बात करनी चाहिए कि एक्चुअली में मामला क्या है ना? ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी अपनी समझ है, उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ और सरकार का प्रवक्ता तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो जानकारी है, जो घटनाक्रम हमने देखा है, समझा है, उसके अनुसार ही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी समझ है, वो सही है और उसको साझा करने का मैं प्रयास करूँगा, जिससे कि जो ये जो एक अजीबो-गरीब नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि मोदी सरकार दबाव में आ गई है ना? वो जो है उसको हम पूरी तरह से जो है खारिज कर सकें। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो है यूक्रेन का जो मामला है, यूक्रेन का जो युद्ध है, वो जो है शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, ठीक है? तो यूक्रेन जो है उसके पहले भारत में उतना ये चर्चित नाम नहीं था। रूस को ही हम जानते थे ज़्यादातर। यूक्रेन के बारे में ये जानकारी ज़रूर थी कि यूक्रेन से जो है कुछ चूँकि सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं दोनों रूस और यूक्रेन तो कुछ जैसे जो गैस टरबाइन इंजिन्स हैं, जो युद्धपोत पर लगते हैं जो गैस टरबाइन इंजिन, वो जो हैं वो यूक्रेन से आते हैं और रूस में जो है उनको जो बाकी जहाज़ है उसमें जो है लगा करके और फिर भारत के जो भी युद्धपोत बनते हैं रूस में, तो इसी तरह से बनते रहे हैं। इसके अलावा जो है गेहूँ और उसके अलावा जो सनफ्लावर तेल और हमारे बहुत सारे छात्र-छात्राएँ वहाँ पर जो हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन के अन्य देशों में जाते हैं, कज़ाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, रूस हो गया, बेलारूस हो गया, ये सब सोवियत संघ के हिस्से थे। यहाँ पर सब जगह जो है मेडिकल में पहले पढ़ाई के लिए जाते थे भारत के छात्र-छात्रा, अभी भी जाते हैं। तो यूक्रेन में जो युद्ध शुरू हुआ 2022 में उसके बाद जो है फिर भारत में और बाकी जो जो गैर पश्चिमी देश हैं वहाँ पर यूक्रेन के बारे में जो है जानकारी जो है वो प्रवाहित होने लगी कि मामला हुआ क्या है, क्यों लड़ाई शुरू हुई है, क्या हुआ है मामला इसके बारे में। समझने की बात ये है कि 2022 में ही जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी समरकंद में और वहाँ पर जो है मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई और पूरी दुनिया की नज़र थी कि वहाँ पर जो है पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात भी होगी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी होगी। और जिस तरह का दबाव था
बाकी दुनिया पर पश्चिमी देशों का, अमेरिका के नेतृत्व वाले देशों का जिस तरह का दबाव था कि रूस को बिल्कुल आपको जो है आपको हाथ नहीं लगाना है, उनसे मिलना नहीं है, उनके साथ बैठना नहीं है, उनके साथ एक फ्रेम में आपको दिखना नहीं है, उनके साथ सारे संबंध तोड़ देने हैं जैसे हमने कर दिया है ना? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है ऐसा-वैसा करके। लेकिन भारत उस समय जबकि बाइडेन प्रशासन जो है वो अपने अपने कार्यकाल के मध्य में था, चरम पर था और जो है संयुक्त राष्ट्र का बार-बार जो है दुरुपयोग कर रहा था। उस चरम स्थिति में भी जो है भारत दबाव में नहीं आया। ठीक है? ये बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। भारत ने अपने रूस के साथ संबंध जो है वो जारी रखे और न सिर्फ जारी रखे बल्कि उनको मजबूत किया, बल्कि आम तौर से जो है पिछले कई सालों से जो है भारत और रूस के नेतृत्व जो है आपस में मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपसी व्यापार को बढ़ाना है। तो व्यापार को बढ़ाना है तो वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग अभी 10, 12, 15 बिलियन डॉलर का हम लोग व्यापार करते हैं, तो इसको बढ़ा कर के हम 20 या 30 बिलियन डॉलर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन और उसमें जो है दोनों दोनों का एक-दूसरे में निवेश बहुत था मतलब कि रूस के कुछ कई सारे जो उत्पाद हैं वो भारत में बन रहे हैं। भारत का जो है रूस के गैस फ़ील्ड्स और जो उनके जो तेल उत्पादन है वहाँ पर सैकलिन 1 करके एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो है भारत का अच्छा खासा निवेश है। तो बातें ऐसी होती थी कि बस दोनों नेतृत्व आपस में मिलते थे, कहते थे कि भई हमको आपस में व्यापार बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना है? तो व्यापार बढ़ाने के लिए जो है कहते थे कि भई 30 बिलियन डॉलर भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना? हम काफ़ी जो है नज़दीक माना जाएगा कि हम लोग काफ़ी अपने टारगेट के नज़दीक पहुँच गए हैं और हमारी निर्भरता दूसरों पर कम हुई है, ऐसा माना जाता था। एक बहुत ही मने हिचक हिचक के साथ एक फ़िगर बताया जा रहा था कि 30 बिलियन डॉलर का भी अगर हमारा व्यापार हो जाए तो क्या दिक्कत है ना? इसके बारे में प्रयास करने चाहिए। और भारत उस समय तक जो है रूस से 1% से कम तेल लेता था। भारत जो है 2022 में रूस से 1% से कम तेल लेता था। भारत जैसा बड़ा तेल उपभोक्ता जो कि दुनिया का दूसरा या तीसरा है, तीसरा ही है मेरे ख़्याल से। तीसरा तेल उपभोक्ता है और इसका ढेरों तेल जो है बाहर से ही आता है, कच्चा तेल। भारत अपनी ज़रूरत का 1% से कम 1% से कम 1% से कम जो है वो रूस से लेता था। और उसके बाद जो है 2022 की बात है, 2024 में हम लोग हैं अभी अगस्त में और आज के दिन में जो है रूस से भारत अपनी ज़रूरत का 40% से ऊपर लेता है। 1% से कम और 40% से ज़्यादा, इतना ज़्यादा फ़र्क है। मतलब ये कि तमाम पश्चिमी दबाव के बावजूद भी भारत ने जो है रूस का हाथ नहीं छोड़ा, रूस कमज़ोर स्थिति में था, रूस का साथ नहीं छोड़ा और बल्कि उन्होंने रूस को हर तरह से सहायता की। ये सिर्फ़ चुपचाप तेल बढ़ाने की बात नहीं है, तेल का जो कोटा बढ़ाने की बात नहीं है, बात ये भी है कि ये लोग कहते हैं कि भई सस्ता तेल मिल रहा है और कई बार जो है भारतीय एनालिस्ट भी बात को कहते हैं कि सस्ता तेल मिल रहा है इसलिए जो है भारत इसको जो है वो मने हकल के पीता जा रहा है इसको। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे देश जो हैं जिनको की ज़रूरत होगी तेल की, वहाँ पर जो है भारत में शोधित तेल जो है वो सप्लाई किया गया। क्योंकि वो देश जो है वो अमेरिका से पंगा लेना नहीं चाहते थे, वो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। वो ये नहीं कह सकते थे कि हम सीधे रूस से खरीदेंगे। तो वो कह सकते थे कि हमने भारत से खरीदा। भारत कहाँ से लाया वो हमको मतलब नहीं है। हमने जो है तेल का जो हमारी ज़रूरत थी वो हमने भारत से खरीदा है, वो भारत कहाँ से लाया, उससे हमको मतलब नहीं है। भारत रूस से भी लाया होगा तो हमने तो रूस से नहीं खरीदा, हमने तो भारत से खरीदा है। तो भारत ने अपने आप को रिस्क में लगा करके और सारा नेगोशिएशन और सारी डिप्लोमेसी को सँभाल करके जो है, जब बाइडेन सरकार जो है चरम ताकत पर थी और पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन को वो एक तरह से मैनेज कर चुके थे, उस दौरान भी भारत पीछे नहीं हटा। उन्होंने जो है न सिर्फ़ रूस का समर्थन जारी रखा, रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया। जैसा मैंने कहा कि 30 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार जो है वो लगता था कि बहुत दूर है। लेकिन 2 साल के भीतर जो है भारत ने जिस तरह से तेल का जो खरीद शुरू किया, आज हमारा व्यापार जो है वो 2 साल के भीतर व्यापार जो है वो 60 बिलियन डॉलर के आस-पास है, जिसमें कि ज़्यादातर जो है भारत ही खरीदता है, वहाँ से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। और भारत जो है वो तकरीबन 3 या 4 बिलियन डॉलर का जो है माल बेचता है वहाँ पर, जिसे बढ़ाने की कोशिश जारी है। अब सवाल ये उठता है कि तो दबाव का जो मामला है वो समझ में आती है बात कि जब जो अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन था वहाँ पर जब उनकी ताकत चरम पर थी, जब वो अपने कार्यकाल के मध्य में थे,
जब वो जो है नैतिक रूप से जो है हावी होने की कोशिश कर रहे थे पूरी दुनिया पर कि रूस का साथ आप कैसे दे सकते हैं, रूस के साथ आप कैसे खड़े दिख सकते हैं। उस स्थिति में भी जो है भारत दबाव में नहीं आया और भारत ने जो है और इसके अलावा बात सिर्फ इतनी नहीं है कि चुपचाप जो है तेल खरीदते रहे। जयशंकर साहब को जो है कई बार जो है विदेश मंत्री जयशंकर साहब को कई बार जो है इस मुद्दे पर घेरा गया, सार्वजनिक रूप से घेरा गया। पश्चिमी पत्रकारों ने जो है घेरा, उन्होंने कहा कि जो है आप G20 के प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो एक ज़िम्मेदार देश के नाते आपको रूस से तेल जो है वो खरीद खरीद बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भई यूरोप जो है, यूरोप को देख लीजिए, यूरोप जितना 10 दिन में खरीदता है, उतना शायद हम 6 महीने में भी नहीं खरीद पाते हैं। है ना? तो इस तरह का जवाब देकर के उन्होंने जो है चुप कराया। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि भई जब रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर तो आप उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं। भारत 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से जो है हमेशा 2 शब्द दोहराते रहा है, उसका नाम है डायलॉग और डिप्लोमेसी। ये शब्द अंग्रेजी के हैं, अंग्रेजी के इसलिए हैं ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। है ना? जो पश्चिमी आदमी है, जो 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 भी थोड़े बहुत अंग्रेजी जानता है वो जो है वो इन 2 शब्दों को समझेगा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात जो है भारत हमेशा कहता रहा है। एक और मज़े की बात ये है कि जब रूस ने हमला किया तो जो है यूक्रेन को काफ़ी सहायता मिलने लगी और यूक्रेन जो है काफ़ी उनको मदद मिलने लगी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जो है हीरो बना दिया गया कि साहब ये जो हैं आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, ये जो है नायक हैं और ये जो हैं पश्चिमी जो आदर्श हैं उनका कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पश्चिमी मीडिया ने काफ़ी उनको हीरो के रूप में दिखाया, उनकी पत्नी से बात की, उनकी पत्नी के साथ फ़ोटो-वोटो खिंचवाया। उसके बाद में जो है वो काफ़ी जो है पश्चिमी मीडिया में चूँकि उनको लगता था कि मीडिया का जो है हम हावी दबाव बना करके जो है हम दुनिया पे आज नहीं तो कल हावी हो ही जाएँगे। तो इस तरह की बातें चलती रहीं और उसके बाद जो है ज़ेलेंस्की को जो है हीरो बनाया गया। लेकिन 2022 में ही जो है एससीओ की बैठक हुई थी और वहाँ पर जो है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उसके साथ जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, दोनों की बैठक हुई और वहाँ पर जो है वो ऐतिहासिक वाक्य था जिसको कि पश्चिमी मीडिया ने काफ़ी प्रमुखता से उठाया और उनको लगा कि जो है भारत अब जो है हमारे खेमे में आ जाएगा। वो था कि मोदी साहब ने जो है खुले तौर पे कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एरा फॉर वॉर, है ना? ये जो है आज का युग जो है वो युद्ध का नहीं है ना? तो उस समय उन्होंने कहा था पुतिन को, लेकिन पुतिन उनकी बात को नहीं माने और उन्होंने कहा कि वो मोदी के विचारों को जानते हैं और उन्होंने कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत शुरू हुई भी थी। 2022 के फरवरी में जब ये टकराव शुरू हुआ, उसके बाद जो है कुछ बातचीत का जो है दौर शुरू हुआ था, लेकिन पश्चिमी देशों को जो है इंटरेस्ट शांति में नहीं था। पश्चिमी देशों को इंटरेस्ट ये था कि यूक्रेन को सामने रख कर के जो है वो रूस को इस लड़ाई में खींचें और उनको हथियारों के मामले में और उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दें, है ना? और अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी तो एक बार हो सकता है कि एक बार फिर से जो है रूस टूट जाए। तो ये मंशा थी इसलिए जो है ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया गया और ये कहा गया कि जो है आपको कोई भी संधि समझौता नहीं करना है और हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको हथियार और पैसे हम देंगे, जब तक आपको आवश्यकता होगी हम देंगे और ज़ेलेंस्की जो है दबाव में आ गए, है ना? उस समय तक 2022 में जो है जब यूक्रेन ने अपनी ज़मीन नहीं खोई थी, जब लड़ाई शुरू हुई थी और जब यूक्रेन ने अपनी ज़मीन नहीं खोई थी और पूरी दुनिया में जो है पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी जो सरकारें हैं, वो साथ में खड़ी थी। उस समय अगर ज़ेलेंस्की के पास एक मौका था, अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात को मान करके डायलॉग और डिप्लोमेसी को अगर उस समय तरजीह दी जाती, उसको जो है प्राथमिकता दी जाती, तो यूक्रेन की ज़मीन जाती नहीं। यूक्रेन की जो ज़मीन उसके पास थी, वो जाती नहीं। लेकिन आज जो है 2024 में 2 साल के बाद स्थिति ये है कि यूक्रेन का 20% जो ज़मीन है वो रूस के हाथ जा चुका है। और यूक्रेन का जो हालत है वो ये है कि वहाँ पे सेना नहीं है, चूँकि हथियार और पैसे तो कैसे भी करके गिड़गिड़ा करके वो हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन जो सेना है, जो सैनिक हैं, जो ज़मीन पर आपको सैनिक चाहिए वो उनके पास नहीं है। कोई तैयार भी नहीं है, जो यूक्रेनी भाग चुके हैं यूक्रेन छोड़ कर के या जो यूक्रेन में भी हैं वो उनकी कोई इच्छा नहीं है, पहले कभी थी। 2022 में शुरुआती में उनको एक तो लग रहा था कि जो है वो तैयारी करेंगे, वो लड़ाई पे जाएँगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, लेकिन 2 साल में जो 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 तकलीफ़ें हुई हैं, जो दिक्कत हुई हैं, जो दुनिया भर का उन्होंने जो है, जो रवैया देखा है,
उसके बाद जो है कोई भी परिवार अपने आदमी को, अपने लड़के को, अपने भाई को, अपने पति को जो है वो यूक्रेन की लड़ाई में झोंकना नहीं चाहता है। जो बाहर हैं वो बाहर ही हैं और जो अंदर हैं वो भी जो हैं वो सेना में शामिल होने से जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनको सेना में शामिल न किया जाए। एक आकलन के मुताबिक तकरीबन 5 लाख सैनिकों की कमी है, अ, जो कि पूरी अभी नहीं हुई है, ना होने की कोई उम्मीद है। तो ये कहना कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर जो हैं दबाव डाल करके जो है उनको यूक्रेन भेजा गया है और वहाँ तस्वीरें तस्वीरें जो होंगी, वो जो हैं कहीं न कहीं अमेरिकी प्रशासन जो है वो ऊँट को पहाड़ के नीचे ले आया है, ये सब जो है बकवास है। ये सब बातें वही कर सकते हैं जो नशा करते हैं, जो सस्ता नशा करते हैं, वैसे ही लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन में जो है जब मोदी वहाँ गए हैं यूक्रेन और पोलैंड में, तो एक बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि आज के दिन में यूक्रेन कमज़ोर स्थिति में है, पोलैंड कमज़ोर स्थिति में है, यूरोप कमज़ोर स्थिति में है, अमेरिका कमज़ोर स्थिति में है। बाइडेन का जो प्रशासन है, नवंबर में चुनाव होने हैं, जो बाइडेन अब कैंडिडेट भी नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी नहीं हैं, है ना? जो बाइडेन का प्रशासन जो चल रहा है और उनका जो प्रशासन में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो जेक सुलिवन हो जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, चाहे वो विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन हो, चाहे वो विदेश विभाग के जो जो अधिकारी हैं डोनाल्ड लू और कर्ट कैम्पबेल हों, ये सारे लोग जो हैं, इनका कार्यकाल कुछ हफ्तों का बचा हुआ है। नवंबर में चुनाव होंगे, जनवरी तक जो है नई सरकार जो है वो काम सँभालेगी। उसके बाद या तो कमला हैरिस जो हैं वो राष्ट्रपति बनेंगी या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बनने की संभावना ज़्यादा है। कमला हैरिस भी बनती हैं तो भी वो कुछ न कुछ तो फेरबदल करेंगी। जो वर्तमान में अधिकारी हैं, वो अधिकारी सारे के सारे जो हैं वो नियुक्त किए जाएँगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो ये कहने की मतलब है कि आज जो है दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है कोई भी देश, कोई भी स्टेक होल्डर। आज के दिन में ये सब खुद दबाव में है, खुद कमज़ोर स्थिति में है, खुद छितराए हुए हैं। यूक्रेन अपनी ज़मीन 20% गँवा चुका है। उसके पास हथियार जो हैं बीच में अभी जो है पश्चिमी देश कह रहे थे कि हम आपका साथ देंगे जब तक आपको ज़रूरत होगी। लेकिन बाइडेन प्रशासन को 2024 में ही जो है अपनी संसद के पास जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ा है कि आप हमको यूक्रेन के लिए पैकेज अप्रूव कीजिए। और उसमें महीनों लग गए। यूरोप के नेता भी घबरा गए, वो भी जाकर के वहाँ पर नेताओं से मिले, उन्होंने कहा कि भई कैसे भी करके जो है यूक्रेन को बचाना ज़रूरी है, नहीं तो बाकी यूरोप खतरे में आ जाएगा। तो बाइडेन प्रशासन जो है वो अपनी संसद में भी संघर्ष कर रहे थे। उस स्थिति में जो है जितनी कमज़ोर स्थिति में जैसा मैंने कहा कि पहले रूस कमज़ोर था, तो भारत रूस के साथ खड़ा था। आज अमेरिका, यूरोप, पोलैंड तो यूरोप में ही है लेकिन और यूक्रेन है ना? ये सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं और ऐसे समय में जो है मोदी सरकार ने वहाँ जाना तय किया है और इसीलिए जो स्वागत-सत्कार आप देख रहे हैं और जो हाइप है ना? मोदी जी के आने की जो खुशी है, वो ज़्यादा है पोलैंड में भी, यूक्रेन में भी। क्योंकि उनको मालूम है कि अब जो है लड़ाई ज़्यादा चलने वाली नहीं है और जो कुछ नुकसान हुआ है और जो सामने खतरे दिख रहे हैं, है ना? पोलैंड का क्या खतरा है? पोलैंड को खतरा ये है कि अगर यूक्रेन जो है रूस के हाथ चला जाता है, तो रूसी सेना जो है वो पोलैंड की सीमा पे आके खड़ी हो जाएगी। तो पोलैंड को भयंकर आशंका है इस बात की कि यहाँ पर जो है रूस की सेना अगर हमारे हमारे दरवाजे पर हमारी सीमा पे आके खड़ी हो गई, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएँगे क्योंकि हम जो है अमेरिकी बाज़ारवाद को अपना चुके हैं पिछले कई दशकों से, है ना? ना उनके पास विशेष सेना है, ना उनके पास कोई विशेष हथियारों का जो है बड़ा कार्यक्रम है, इस तरह की कोई ज़रूरत भी नहीं है उनको, है ना? तो जो दबाव पड़ेगा, वो दबाव कैसे झेलेंगे वो? इसके अलावा जो है पोलैंड और हंगरी जैसे देश जो हैं वो अपनी ईसाइयत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और डेमोग्राफ़ी में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, वो अपनी आबादी की जो शक्ल है उसी को बनाए रखना चाहते हैं। उसके लिए उनको खतरा ये है कि पूरे यूरोप में जो है अफ्रीका से और पश्चिमी एशिया से जो है भारी घुसपैठ हो रही है। माने लोग जो हैं अवैध रूप से घुस जा रहे हैं वहाँ से। सवाल ये उठता है कि उसको जो है पोलैंड अपने सीमा पर बाड़ लगा सकता है, अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर यूरोप में अगर यूरोप में घुसपैठ होती रहती है, तो आज नहीं तो कल जो है वो सीमा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो बॉर्डर को आप कितना भी मजबूत करें, है ना? जब पूरे यूरोप में ये लोग फैल जाएँगे, जो बाकी यूरोप के देश हैं, इटली हो गया, बाकी जगह पर जो है, अगर ये लोग फैल जाएँगे, तो आपको तो यूरोप के साथ तो व्यापार करना ही पड़ेगा।
और यूरोप की जो स्थिति होगी, अगर वो कमज़ोर स्थिति में पड़ जाएँगे तो उसका असर पोलैंड पर भी पड़ेगा। तो पोलैंड बहुत मजबूर है, बहुत बहुत कमज़ोर स्थिति में अपने आप को पा रहा है। पूरे यूरोप में इस बात को लेके घबराहट है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो नाटो का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान जो सार्वजनिक हैं, उसको लेकर के नाटो में और काफ़ी आशंका है। नाटो के बारे में आप जानते होंगे कि नाटो एक सैन्य संगठन है जो मुख्यतः अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच है और इसमें मुख्य बात यही है कि जो है किसी एक पर हमला जो है वो सब पर हमला माना जाता है। तो अगर पोलैंड पर हमला होता है और पोलैंड नाटो नाटो देश का मेंबर है, तो ये माना जाएगा कि अमेरिका पर और बाकी यूरोप पर भी हमला हुआ है और सभी देश मिल करके उसका मुकाबला करेंगे, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एक सुरक्षा गारंटी है, जो यूरोप के छोटे-छोटे देशों को मिली हुई है। लेकिन अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो कोई देश अपने जीडीपी का 2% जो है वो खर्च नहीं करेगा रक्षा में, उसको जो है अमेरिका मदद नहीं करेगा, चाहे रूस आए या चाहे कोई और आए। अब सवाल ये उठता है कि जब अच्छे दिन थे, जब उनकी अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही थी, उस दौरान उन्होंने 2% निवेश किया नहीं और आज के दिन में जो है वो आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं, उनके पास आबादी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सारे चीज़ों के लिए वो चीन पर निर्भर हैं। तो वैसी स्थिति में 2% कहाँ से निकाल के लाएँ जबकि जनता जो है, किसान जो है वहाँ पर जो है सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये युद्ध में पैसा लगाना बंद करो, हमारे ऊपर पैसा खर्चा करो। युद्ध में पैसा लगाना बंद करो, हमारे ऊपर खर्च करो, व्यापार बढ़ाओ, मार्केट नया लाओ, जिससे कि हमारे जेब में पैसा जाए। तो वैसी कमज़ोर स्थिति में जो है पोलैंड है, यूक्रेन के बारे में मैंने बताया कि जब 2022 में उनको सलाह दी गई थी कि आप लोग डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करें, तो काफ़ी तल्ख़ी के साथ ये कहा गया कि नहीं-नहीं, नैतिकता बताती है कि आपको जो है पूरी की पूरी ज़मीन छोड़नी होगी, रूस को जो है बाहर जाना होगा, रूस बाहर चला जाएगा, उसके बाद में वो हमको जो है मुआवज़ा भी देगा जो हमारा नुकसान हुआ है ना? इस तरह की बातें कह कर के और विज्ञप्ति में छाप करके जो है वो अपना ताव दिखा रहे थे, है ना? तो मोदी उस समय नहीं गए। लेकिन जो है जो 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 आज जो है 20% भूमि गँवाने के बाद में और जब सेना में शामिल होने के लिए लोग तैयार नहीं हैं और हथियार जो हैं वो आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। हथियार कैसे इस्तेमाल होंगे ये पश्चिमी देश बता रहे हैं। यूक्रेन की सेना लड़ रही है, लेकिन पश्चिमी देश बता रहे हैं कि कौन से हथियार का क्या इस्तेमाल करना है, कौन से हथियार को आप अपनी ज़मीन पर इस्तेमाल करेंगे, कौन से हथियार को आप रूस की ज़मीन पर इस्तेमाल करेंगे, कौन सी सैनिक कार्रवाई आप करेंगे, कौन सी सैनिक कार्रवाई आप नहीं करेंगे। क्योंकि उनका मकसद यूक्रेन को बचाना नहीं है। उनका मकसद ये है कि वो रूस को जो है इस युद्ध में लंबे समय तक खींचे रखना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था और जनहानि होती रहे, है ना? यही उनका मकसद है। तो इसीलिए जो है आज के दिन में जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति की स्थिति बहुत कमज़ोर है, अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। वैसी स्थिति में जब वो बात सुनने की स्थिति में आ गए हैं, जब उनका गर्मी और हेकड़ी निकल गया है, तब जो है मोदी जो हैं अपने दिल्ली से कदम बाहर निकाले और कहा कि अब मैं ये पोलैंड आऊँगा, अब मैं जो है यूक्रेन आऊँगा और अब जो है अमेरिका के अधिकारियों की जो बात है उसको हम देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। एक और बात है, बात किसी की कमज़ोरी और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की नहीं है। बात ये है कि अमेरिका अ, ने ये समझा कि चीन उनके लिए बड़ा खतरा है और चीन को जो है दबाव बनाने के लिए उनको भारत की ज़रूरत है। तो जो है भारत ने कहा कि हम आपके पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हमारी अपनी अ, स्वतंत्र विदेश नीति है, स्वतंत्र रक्षा नीति है, उसी पर हम कायम रहेंगे, आपको उसी शर्त पे हमारे साथ चलना होगा। तो अमेरिका ने उसको माना, जो बाइडेन प्रशासन है उसने उसको माना। जैसे भारत ने जो है रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस का जो है सौदा किया था। अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त दबाव बनाया कि इसको आप बंद कर दीजिए, इसको आप लेने से मना कर दीजिए, है ना? लेकिन भारत ने माना नहीं, भारत ने वो डिलीवरी लेना शुरू कर दिया। आज मेरे ख़्याल से 3 सिस्टम यहाँ पर तैनात हैं भारत में S-400 के और 2 सिस्टम की डिलीवरी जो है वो रुकी हुई है क्योंकि रूस जो है वो युद्ध में उलझा हुआ है, तो 1-2 साल में उसके आने की संभावना है। तो तो भारत जो है उसने अपनी शर्तों पर जो है अमेरिका से रिश्ते बनाए हैं और अमेरिका ने जो है कहीं न कहीं उन चीज़ों को अकोमोडेट किया है। जैसा मैंने कहा कि अगर 1% से कम आप रूस से तेल खरीदते थे युद्ध के पहले और युद्ध के बाद जो है अगर आप उस
अमाउंट को बढ़ा करके 40% से ऊपर ले जाते हैं, इसका मतलब है कि आप रूस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और अमेरिका के अधिकारी और अमेरिका के प्रशासन के लोग जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा, उन्होंने इस चीज़ को जो है पचाया और उन्होंने इस चीज़ के साथ भी जो है भारत के साथ मजबूत संबंधों पर जोर दिया। तो अगर उन्होंने जो है ये किया है, तो अब जब कुछ हफ्तों का कार्यकाल बचा है उनका, एंटनी ब्लिंकन हो, जैक सुलिवन हो, कर्ट कैम्पबेल हो, डोनाल्ड लू हो, खुद जो बाइडेन का कुछ कुछ हफ्तों का कार्यकाल बचा है। नवंबर में चुनाव हो जाएंगे तो राष्ट्रपति कमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो इन सब का जो है कुछ हफ्तों का कार्यकाल बचा है। तो जब ये अपने कार्यकाल को खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद भी जो है मीडिया इनसे पूछताछ करेगा, मीडिया इनको अलग-अलग मौकों पर बुलाएगा और इनसे पूछेगा कि आपने जो है अपने कार्यकाल में जो है भारत के साथ इतना निवेश किया, भारत को इतना बड़ा अपना मजबूत पार्टनर बताया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो रूस जाकर के वहाँ पर जो है उन्होंने पुतिन से गले मिल लिए, है ना? आपके कार्यकाल के अंत में और आप कुछ नहीं कर पाए। तो आज के दिन में जो है जब मोदी वहाँ जाकर के ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, वो हाथ मिलाएँगे, हो सकता है गले भी मिलें, गले तो मिलना ही चाहिए। गले मिलेंगे तो इन अधिकारियों को भी जो है मौका मिलेगा ये कहने का कि हमने जो है कोई गलत निवेश नहीं किया। आज जो है पूर्वी यूरोप में जो लोग सबसे ज़्यादा अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं, उनको सँभालने का काम जो है अब भारत उठा रहा है ना? भारत और पोलैंड या भारत और पूर्वी जो यूरोप के देश हैं, वहाँ पर अगर जो है रक्षा क्षेत्र में मजबूती होती है, निवेश पे मजबूती होती है, अगर हमारे लोग वहाँ पे काम पा लेते हैं, अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था को हम अपने ऊपर आपसी सामंजस्य बढ़ाते हैं, आपसी समन्वय बढ़ाते हैं, तो ये माना जाएगा कि भारत को मजबूत करके जो है कहीं न कहीं अमेरिका ने अपने साथियों की मदद की है। जो जो काम डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकारी नहीं कर पाएँगे, वो भारत करेगा। है ना? तो एंटनी ब्लिंकन हो चाहे चाहे ये सारे जो अधिकारी का नाम मैंने लिया, ये सब लोग कह पाएँगे कि रूस गए हैं, उनकी अपनी मजबूरी है क्योंकि उनका जो है निर्भरता बहुत ज़्यादा है हथियारों के मामले में या उनका वो शौक भी है पुतिन से दोस्ती है मान लीजिए। लेकिन ये है कि उन्होंने यूक्रेन को छोड़ा नहीं है, यूक्रेन पे वो गए हैं, यूक्रेन की कमज़ोर स्थिति में उन्होंने साथ दिया है और वहाँ पर जो है निवेश और निर्माण और डायलॉग और डिप्लोमेसी कैसे हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए खुद जो है वो आगे बढ़ कर के उन्होंने जो है कदम बढ़ाए हैं, है ना? तो ये कहना कि भारत को दबाव में ला कर के जो है मोदी जी को वहाँ जाना पड़ा, इसका उल्टा मामला है। दरअसल जो है अब कोई भी मजबूत स्थिति में नहीं है, कोई दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, सब छितराए पड़े हैं, सब मजबूर हैं, सब कमज़ोर हैं। उस स्थिति में जो है सबको साथ में लाने की कोशिश करने का जो जो काम है वो मोदी जी की ये यात्रा कर रही है ना? आज अमेरिका के अधिकारी कह सकते हैं कि ठीक है यूक्रेन जो है युद्ध नहीं जीत सका, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन यूक्रेन की जो बची हुई ज़मीन है, यूक्रेन में जो पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है, जो वहाँ पे जो जो यूक्रेनी लोग बाहर हैं, उनको वापस ला कर के वहाँ बसाने का कार्यक्रम है, जो पूर्वी यूरोप में आशंका है कि रूस उनके सीमा पे खड़ा हो जाएगा आकर के और वो कुछ नहीं कर पाएँगे, है ना? इन सब चीज़ों में जो है एक एक हस्तक्षेप करके जो है यहाँ पे शांति व्यवस्था, व्यापार तेल गैस का व्यापार जो है शुरू करने का काम जो है, उसकी शुरुआत करने का काम जो है वो मोदी सरकार कर रही है अपने तीसरे कार्यकाल में, है ना? तो जो काम बाइडेन प्रशासन पूरा नहीं कर पाई या जो काम जो है वो नहीं ठीक से कर पाया क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने वैसे ही किया था। अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने अपनी सेना को बाहर खींचा लेकिन जिस जिस बिखराव की ओर दिखाई पड़े वो मतलब कि जो है वो सब भागम-भाग मची हुई है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। मने गिरते-पड़ते लोग भाग रहे हैं और अमेरिकी सैनिक भी गिरते-पड़ते वहाँ से निकल रहे थे, है ना? उस स्थिति में जो है अफ़गानिस्तान से भी वैसे ही निकले हैं, यूक्रेन का भी वही वही हाल करके छोड़ा है उन्होंने और उसके बाद में जो है ये इज़राइल गाज़ा मामले पर भी वही हाल है इनका, है ना? गाज़ा में भी जो है इतने लोग मर गए, सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे युद्ध चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं और नैतिक बल तो बचा नहीं है अमेरिका अमेरिका के इस प्रशासन के पास। लेकिन फिर भी जो है चूँकि उन्होंने भारत में और मोदी का साथ दिया और भारत में निवेश किया और भारत को उन्होंने मजबूत करने में, भारत की शर्तों पर मजबूत करने में जो उन्होंने रुचि दिखाई, तब जाकर के जो है मोदी सरकार ये कहती है कि अगर आपने हम पर भरोसा किया है, तो हम आपकी कमज़ोर स्थिति में आपके साथ खड़े होंगे, है ना? तो आज जब बाइडेन प्रशासन के भीतर जो है
अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जो है गजा के मामले पर, जो गजा में जो बमबारी हुई है, जो लोग मारे गए हैं, तो गजा के मामले पर जो है अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जो है इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है कि जो है वहां पर पुलिस बुलानी पड़ी है और भयंकर पुलिसिया कार्रवाई हुई है वहां पर। वहां के जो प्रोफेसर हैं, जो महिला प्रोफेसर हैं, जो अधेड़ उम्र के महिला प्रोफेसर है, उनको जमीन पर गिरा गिरा के जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये सब जो है सोशल मीडिया पर सबने देखा है। सोशल मीडिया पर ये सब कुछ सबने देखा है। तो इसलिए अ, नैतिक बल या आर्थिक बल या प्रशासनिक बल कुछ भी नहीं रह गया है बाइडेन प्रशासन के सामने, लेकिन उन्होंने भारत की शर्तों पर जो है भारत के साथ काम करने को मंजूर किया। इसलिए मोदी सरकार आज उनकी कमजोर स्थिति में जो है वो आज उनके साथ खड़ी है, उनको सहायता करने की कोशिश कर रही है, उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आगे भी जो है जो प्रशासन आएंगे, चाहे वो कमला हैरिस का हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का हो, वो भरोसा कर सकते हैं भारत पर और मोदी सरकार पर कि जब आप ताकतवर होंगे तो हो सकता है आपके साथ हम ना खड़े हों, लेकिन जब आप कमजोर होंगे तो निश्चित तौर पर हमको अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे, है ना? निश्चित तौर पर। इसके बाद एक और विषय आता है। एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है, और यूट्यूबर नहीं, ये पहले भी जो है मुद्दा उठ चुका है यहाँ पर। भारत जो है वो अमेरिका से जो है लंबी दूरी के ड्रोन का कुछ खरीद का मामला जो है वो जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे अमेरिका में, तभी जो है मामला उठा था कि भई ऐसा एक डील होनी चाहिए और भारत को जो है वो जो लंबी दूरी की जो जो ड्रोन्स हैं उनको सी गार्जियन या स्काई गार्जियन या प्रेडेटर ड्रोन कहा जाता है। तो इसका जो है खरीद होना है, इसके लिए जो है बातचीत चल रही है। तो इसके बारे में जो है एक यूट्यूबर ने कहा कि भाई वहाँ के जो सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी के जो अमेरिका में जो विदेश मामलों की जो संसदीय समिति है ना? उसके कोई चेयरमैन हैं बेन कार्डिन, उन्होंने कहा कि भारत हमारे यहाँ हत्या करवाने की कोशिश करवा रहा है हमारे हमारे भूमि पर। जब तक ये मामला सलटेगा नहीं तब तक मैं जो है इसका अप्रूवल नहीं दूँगा। ऐसा करके जो है मामला जो है कुछ ऐसा खबरों में चला और उसके बाद जो है विदेश विभाग ने जो है हस्तक्षेप किया, अमेरिकी विदेश विभाग ने। और अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि भारत को ये ड्रोन दिए जाना बहुत ज़रूरी है, ये भारत के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, क्योंकि भारत से जब ये उड़ान भरेंगे, तो पश्चिम से लेकर के चीन तक और चीन से लेकर के पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान तक, है ना? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अफ्रीका में, हर जगह जो है जो नज़र रखी जाएगी, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी, उसका फ़ायदा हमको भी मिलेगा। इसलिए जो है ये ड्रोन भारत को दिए जाने ज़रूरी हैं। इसके लिए जो है आप ये सब ज़िद छोड़ दीजिए और इसको अप्रूवल दे दीजिए। और उन्होंने दे दिया। इसको मुद्दा बनाया गया कि बेन कार्डिन और बाकी लोग जो हैं, वो लोग जो हैं, वो अब भारत के साथ रिश्तों को जो है समीक्षा कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, वो जो हैं आपत्ति कर रहे हैं और भारत के साथ रिश्तों पर वो सोच रहे हैं कि दोबारा सोच रहे हैं कि वो मोदी सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अनाप-शनाप की बातें की जा रही हैं। एक बेन कार्डिन अगर आप एक बेन कार्डिन को सामने खड़ा करेंगे, यहाँ पर जो है ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सरकार से समर्थन खींच लिया था। मनमोहन सरकार से समर्थन खींच लिया था इसलिए क्योंकि मनमोहन सरकार अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील कर रही थी। आप एक नेता की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कई पार्टियों की बात कर रहा हूँ भारत में। भारत के साथ अमेरिका रिश्ते बना के कोई एहसान नहीं कर रहा है। अमेरिका अपनी करनी से कमज़ोर हुआ है और आज उसको भारत की ज़रूरत है। भारत में आबादी है, भारत में नैतिकता है, भारत में बाज़ार है। भारतीय लोग जो हैं वो कुशल हैं, अर्धकुशल हैं, अकुशल हैं, भारत के पास नंबर हैं। भारतीय लोग अमेरिका में जाकर के बड़ा नाम कमा रहे हैं, आपके लोग नीचे हैं। एक बेन कार्डिन और एक एक्स वाई जेड का नाम दिखा करके आप कहते हैं कि भारत दबाव में आ गया। यहाँ पर मोदी सरकार के पहले मनमोहन सरकार जब न्यूक्लियर डील आगे बढ़ रही थी, वो कोई हथियारों का मामला नहीं था। वो यहाँ पर जो है जो सिविलियन एनर्जी का मामला था, मतलब यहाँ पर जो परमाणु बिजली माने साफ बिजली पैदा करने का मामला था।
है ना? कि यहाँ पर जो है जो कई न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगेंगे, उससे जो बिजली बनेगी वो साफ होगी, उससे जो है माहौल गर्म नहीं होगा, उससे जो है वो तापमान नहीं बढ़ेगा, उससे जो है गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उससे जो है जो जब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं होगा, है ना? उसके मामले में था। उस एक मामले को लेकर के जो है मनमोहन सरकार को कई बार पैर घसीटने पड़े और उसके बाद जो है जब वो उन्होंने वो उस कदम को उठाया, तो जो पार्टियां थी, गठबंधन की पार्टियां थी, वो छोड़ करके अलग हो गई। वो सत्ता में थी, वो छोड़ करके अलग हो गई। अगर आपके पास एक बेन कार्डिन है जो इस रिश्ते पे आपत्ति कर रहा है, यहाँ पर पार्टियां पर पार्टियां हैं जो कि अमेरिका के साथ प्रगाढ़ रिश्तों के खिलाफ हैं। ठीक है? ये दिमाग को थोड़ा-सा माने दाएँ-बाएँ भी देखा कीजिए, है ना? और ये भी बता दूँ कि जो यूक्रेन की मदद और जो 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 भी चल रहा है, जो $200 बिलियन का हमारा व्यापार है और जो तकनीकी जो सहयोग चल रहा है और जो उन्नत टेक्नोलॉजीज़ पर हमारा सहयोग चल रहा है और जो स्पेस पर हमारा सहयोग चल रहा है और जो मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जो समुद्री सुरक्षा पर जो है हम कैसे काम करें, उस पर जो हमारा काम चल रहा है, वो उस दौर में चल रहा है जब गज़ा में बम गिर रहे हैं। अगर वो पार्टियां जो न्यूक्लियर डील के विरोध में थी, आज अगर सत्ता में रहती, तो क्या ये हो सकता था? नहीं हो सकता था, है ना? तो इसलिए जो है मोदी सरकार जो है वो मजबूत है, उस पर दबाव नहीं है। मोदी सरकार लेकिन ये ज़रूर समझती है कि जो कोई उनका साथ देता है, कमज़ोरी की स्थिति में जो है कम से कम वो साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है मैंने इस विषय पर काफ़ी एक लंबा वीडियो बनाया, 35 मिनट हो चुके हैं। तो अ, अगर कोई ना देखना चाहे तो कोई क्या करे, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने तर्क दिए हैं वो पर्याप्त होने चाहिए।